अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जिस तरह हमने ये लेक्चर डिस्कस किया है, इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेजर मेजर अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जांपल दूं, तो जो ब्रिटिश का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 1215 से लेकर अब तक कॉन्टिन्यूसली वो अवॉल्व हो रहा है। 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा होता है, फिर 1648 के अंदर आपका ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया होता है, उसके बाद फिर आपका 1689 के अंदर आपका बिल ऑफ राइट्स आते हैं, तो जिसके नतीजे के अंदर आपका जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन वो इवॉल्व किया। अगर हम यूके की अपना यूएस की हिस्ट्री की तरफ देखते हैं, तो वहाँ हमें बड़ी मेजर माइलस्टोन की शक्ल में आपको 13th अमेंडमेंट देखने को मिलती है, जिसके नतीजे में यूएस के अंदर स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया। उसके बाद फिर हमें फिफ्टींथ अमेंडमेंट देखने को मिलती है, जिसके नतीजे में वहाँ के जो ब्लैक्स थे उनको वोट का राइट मिला। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखो, तो यहाँ भी ऐसे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, मोल्ड किया। लाइक हमारा 26 एमसीक्यूज आप देखें, इसके अंदर कहता है कि टेरिटरी रीडिफाइंड इन विच अमेंडमेंट। आपको पता है कि पाकिस्तान जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तब बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। बेशक वो अलग हो गया था, लेकिन हम उसको हमने तस्लीम नहीं किया था। ठीक है। लेकिन जैसे फेब 1974 के अंदर जब दूसरी ओआईसी कॉन्फ्रेंस होती है, तो जिस लाहौर के अंदर जो हुई थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर कबूल कर लिया। फिर जिसके बाद में पाकिस्तान को अपना जो आर्टिकल 1 था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड करके बांग्लादेश का जो पोर्शन उसके अंदर था उसको रिमूव करना पड़ा। तो पहले का ऑप्शन फिर क्या होगा जी, फर्स्ट अमेंडमेंट। यानी जो हमने हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट थी वो किसके रिलेटेड थी जी, अपनी टेरिटरी को रीडिफाइन करने के लिए थी, जिसके अंदर हमने बांग्लादेश को सेपरेट कर दिया था। पाकिस्तान की बाकी जो मौजूदा टेरिटरी है, इसको हमने ऑन कर लिया था जी। चलें जी, हमारा अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यूज है, अहमदी वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम अंडर विच अमेंडमेंट। आपको पता है कि ये भुट्टो साहब के दौर की बहुत बड़ी एक जो मेजर माइलस्टोन उनमें से एक ये भी था। लेकिन इसका बैकड्रॉप क्या है? आपको पता है कि 1953 के अंदर लाहौर में अहमदी राइट्स हुए थे, जिनके ऊपर मुनीर कमीशन रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो ये जो अहमदी राइट्स हैं, ये तब की ही ये हल्की हल्की आग सुलगती सुलगती ये मामला इतना हाईलाइट हो गया, फिर ये 1970s के आकर के फिर बाकायदा तौर पर फिर एक बहुत लंबी डिबेट के बाद फिर इसको 7 सितंबर 1974 को बाकायदा तौर पर क्या था जी, मुसलमानों की इसके अंदर डेफिनेशन ऐड कर दी गई, यानी वो ख़त्म नबूवत वाले की जो क्लास थी वो ऐड कर दी गई, जिससे फिर क्या हुआ, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो अहमदी थे वो नॉन मुस्लिम्स हो गए। और बाकायदा तौर पर फिर इसको ज़ियाउल हक के दौर के अंदर एक प्रेसिडेंशियल आर्डर के थ्रू बाकायदा तौर पर अहमदियों के मतलब फिर एक उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। ठीक है जी। और इसका फिर राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी, अल्फ़ा इसका राइट ऑप्शन होगा। चलें जी, हम अपने अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ज़ियाउल हक गोट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर विच अमेंडमेंट। आपको पता है कि 5 जुलाई 1977 के अंदर ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत जब हमारे मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया गया, फर्स्ट टाइम जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के बाद फर्स्ट टाइम मार्शल लॉ जो 5 जुलाई 1977 को लगा था, तो उसके बाद मुल्क के अंदर चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, ठीक है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिर आपको पता है कि जब नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए, जिसके नतीजे में हमारा क्या जी, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया जी, रिवाइव किया गया। ठीक है। और ज़ियाउल हक ने अपने दौर के अंदर जितने भी स्टेप्स लिए थे, ठीक है, लाइक उसने डिफरेंट तरह का स्टेप्स लिया था। लाइक उसने हदूद आर्डिनेंस लेके आया था, ठीक है, और उसके अलावा उसने वज़कार आर्डिनेंस लेके आया था, रमज़ान आर्डिनेंस लेके आया था। ठीक है। वो जितने भी वो आर्डिनेंस लेके आया था, उन सबको क्या मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल गई। वो कौन सी अमेंडमेंट के अंदर मिली, 8th अमेंडमेंट के अंदर मिली। तो ऊपर हमारे पास एक 7th अमेंडमेंट है, तो 7th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था कि उसके अंदर ये कहा गया था कि जो वज़ीर आज़म है वो प्रेसिडेंट को किसी भी टाइम एडवाइस करके मुल्क के अंदर किस आवाम की राय लेने के लिए प्लेबिसाइड करवा सकता है, रेफरेंडम करवा सकता है। तो इससे पहले जो हमारी थी 5th एंड 6th अमेंडमेंट के अंदर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस थे, उनका जो रिटायरमेंट की एज और उनकी जो टेन्योर था वो डिफाइन किया गया था। ठीक है। और आज के हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायरमेंट एज है वो आपकी 62 साल है,
जो हाई कोर्ट के किया और जो सुप्रीम कोर्ट का है उसकी क्या है जी 65 है। ओके जी। तो इसका फिर राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी, इसका बीटा राइट ऑप्शन होगा। और याद रखिएगा कि इसी अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर था उसको सेमी पार्लियामेंट्री में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 58(2)(b) के तहत इम्पावर कर दिया गया कि वो किसी भी टाइम असेंबली को क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। अभी तो आपने देखा ना, लाइक अभी रिसेंटली कल ही की बात है कि सीएम पंजाब ने एक बकायदा तौर पर एडवाइस किया गवर्नर को, वो तब समझे तहलील करता है। इसी तरह पहले हमने अप्रैल के अंदर देखा था, इमरान खान ने एडवाइस की थी आरएफ अलवी को समझिया डिजोल्व करने के लिए। तो जो आर्टिकल 58(1) है उसमें है कि एडवाइस की जाएगी तो 10 ब्रेक करेंगे। लेकिन 52B में क्या था कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम विदाउट टेकिंग एनी एडवाइस फ्रॉम पीएम ही हैज़ राइट टू डिसॉल्व असेंबली। ओके। तो जो हमारी 9th अमेंडमेंट थी ये बेसिकली आपका यूँ कह ले कि शरिया लाज के मतलब थी, जो कि पास नहीं हो सकी। इसके मतलब हम आगे बात करेंगे। चलें जी, हम अपने अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल वार फार्मुलेटेड अंडर विच अमेंडमेंट। अगर आपको याद हो कि 1991 के अंदर जब हमारा नवाज शरीफ का ही ये टेन्योर था, तो कच्चा किला का जो इलाका था सिंध के इलाके अंदर, वहाँ जो टेररिस्ट के जो मामला थे वो बहुत हाई लेवल पर पीक पकड़ गए थे। तो उन मामलों का स्पीडी ट्रायल करने के लिए, उनको सही कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए इन कोर्ट्स का काम किया गया था। तो ये कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा जी इसमें? सही है, हमारा चार्ली हमारा राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ एक बार याद ये भी रखिएगा, 1991 के अंदर ही हमने अपना स्पेस रिसर्च सेंटर कायम किया था। कहाँ? अपना कि हमारा अंटार्कटिका के अंदर। चलें जी आगे चलते हैं। 22B वाज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर विच अमेंडमेंट इट वाज रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए, सबसे पहली मरतबा इसको ऐड कब किया गया? इसको 8th अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया। इसको रिमूव कब किया गया? इसको 13th अमेंडमेंट के अंदर रिमूव किया गया। और दोबारा फिर इसको कब ऐड किया गया? इसको 2003 के अंदर 17th अमेंडमेंट के अंदर इसको फिर ऐड किया गया। इसको अगेन फिर रिमूव कब किया गया? इसको 18th अमेंडमेंट के अंदर अगेन रिमूव किया गया। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम कब ऐड किया गया? 8th अमेंडमेंट के अंदर। फर्स्ट टाइम रिमूव कब किया गया? इसको 13th अमेंडमेंट के अंदर। इसको सेकंड टाइम ऐड कब किया गया? 17th अमेंडमेंट के अंदर। इसको रिमूव कब किया गया सेकंड टाइम? 18th अमेंडमेंट के अंदर। तो आपको ये सारी डेट्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता है 13th अमेंडमेंट के बारे में आइडिया हो गया। अब 14th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो आर्टिकल 63A है ये 14th अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो बंदा भी पार्टी की गाइडलाइन से डेविएट करेगा, खासकर इन सब्जेक्ट के अंदर, लाइक जब पीएम के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, ठीक है। इसमें बजट के लिए आपके जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की मामला होगा, ठीक है ना। यानी ये जो 3-4 मामला है ना, अगर इनमें से जो पार्टी वर्कर है वो पार्टी की गाइडलाइन से अगर वो डेविएट करेगा तो उसको आर्टिकल 63 के तहत जो पार्टी प्रेसिडेंट है या पार्टी जो चेयरमैन है वो राइट रखता है कि उसको क्या करता है, डिनोटिफाई कर दे, ठीक है जी। आर्टिकल 63A ये बात करता है। क्लियर होगी? आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है जी? अल्फा इसका राइट ऑप्शन है। अगला जी, ऑल द ऑर्डिनेंस विच वर इशूड बाय द मुशर्रफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर विच अमेंडमेंट। जैसा कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ये इसको जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो सबसे पहले जब भी अपने आप ने अपना होल्ड अदारों के ऊपर कंट्रोल करता है, सबसे पहले उसकी कोशिश ये होती है कि सबसे अपने जितने भी उसके मूव्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए। अदरवाइज जब भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर जो है आर्टिकल 6 के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। क्योंकि आर्टिकल 6 क्या कहता है, जिस बंदे ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, पुट इन बियांस रखा, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेगा जी, उसको उसके ऊपर हाई ट्रीजन का केस चलेगा। तो इन कम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, जब भी वो एक हल्का सा एक शेडो स्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसके तहत वो करते हैं जी अपनी एक जितने भी उन्होंने स्टेप्स लिए होते हैं उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। लाइक अगर मुशर्रफ के दौर के अंदर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थे कि आपका नैब लॉ आया, पुलिस ऑर्डर आया, आपकी HC आई, ठीक है। इन सब को क्या थी कि एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आए थे, लेकिन बाद में इसको 2003 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन हासिल हो गई, ठीक है जी। तो
आगे देख चलते हैं जी। तो इसका राइट ऑप्शन फिर कौन सा होगा जी? अल्फा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला हमारा है जी, 18th अमेंडमेंट वाज द मेजर माइलस्टोन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। इट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज पास्ड बाय नेशनल असेंबली ऑन। अब यहाँ आपको चार पांच बातें ध्यान से समझनी है। पहली तो बात ये कि ये जो अमेंडमेंट थी इसने ऑलमोस्ट 102 आर्टिकल्स को अमेंड किया। 280 में से 102 आर्टिकल इस अमेंडमेंट के अंदर अमेंड किए गए, और इसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल ऐड किए गए। आप आर्टिकल 25A देखते हो, आर्टिकल 10A देखते हो, आर्टिकल 9A देखते हो, आप आर्टिकल 175A देखते हो, ये सारे इसी के अंदर ऐड किए गए थे। इवन कि आपकी जो सेनेट की जो सीट्स थी, जो पहले 100 थी उसको 104 किया था, इंक्रीज़ किया गया था। माइनॉरिटीज़ की सीट थी वो भी इसी इसी अमेंडमेंट के अंदर की गई थी, ठीक है। तो जो इसके अलावा, और इसके अलावा जो इसके साथ साथ जो मेजर डेवलपमेंट इसके अंदर ये हुई थी कि 18th अमेंडमेंट के पहले जो हमारे सात सात शेड्यूल थे उसको क्या कर दिया गया था, 5 शेड्यूल कर दिया गया था। और इसके साथ साथ 18th अमेंडमेंट से पहले हमारे जो थे वो 3 लिस्ट थी। एक फेडरल लिस्ट, ठीक है, एक फेडरल लिस्ट के बाद, और दूसरा जो हमारा पास क्या था जी, एक फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट थी, ठीक है, एक कंकरेंट लिस्ट थी। अब फेडरल लिस्ट वो थी जिसके अंदर क्या होता था जी आपका, अ, हम क्या करते थे जी, जो हमारी फेडरल की गवर्नमेंट थी वो इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर सकती थी। प्रोविंशियल लिस्ट वो थी जिसके ऊपर प्रोविंस के लोग कर सकते थे। कंकरेंट लिस्ट वो थी कि जो आपका वफाक और जो सूबाई हुकूमतें थे ये दोनों अपने मामले की नोयत के मुताबिक उसके क्या कर सकती, अमेंडमेंट कर सकती थी, ठीक है। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद उसको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसको एम्पावर किया गया ताकि जो वफाक और सूबों के दरमियान जो डिस्प्यूट हैं उनको क्या किया जाए, ऐसे अंदाज से क्या किया जाए, सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। तो इसका सबसे जो मेजर माइलस्टोन अगर आपने देखना तो आपके जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो पंजाब और सिंध के दरमियान डिस्प्यूट है, और वो सीसीआई का एक माइलस्टोन समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो डेट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इसको असम्बली से कब पास किया गया, अप्रैल 8 को। इसको सेनेट से कब पास किया गया, इसको 15 अप्रैल को। इसको फिर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने कब अप्रूव किया, इसको अप्रैल 19 को अप्रूव किया। तो इस करंट सिनेरियो में इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी, इसका अल्फा राइट ऑप्शन होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ, ये आपको मैं बता चुका हूँ, कंकरेंट सब्जेक्ट्स वर सप्रेस्ड अंडर विच अमेंडमेंट, ये हम आपको पता है जी, 18th अमेंडमेंट के अंदर इसको सप्रेस किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़ एस्टेब्लिश अंडर विच अमेंडमेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है 19th अमेंडमेंट के अंदर बनी थी, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जब इस्लामाबाद बना था तब हाई कोर्ट का क्याम था ही नहीं। उसकी रीज़न ये समझी जाती थी कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत वेल सिविलाइज्ड लोग होंगे तो यहाँ कभी क्राइम का या इस तरह का मामला उठेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोर्ट का कंसेप्ट होगा। यानी जब हमारे उस टाइम के जो लॉर्ड्स इसको डिज़ाइन कर रहे थे उन्होंने इस तरह की इसके लीगल पर्सपेक्टिव को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं थी। कि अब जब फिर 18th अमेंडमेंट आई तो फिर जाहिर सी बात है फेडरल अलग हो गया, आपके प्रोविंसेस जो थी उनको भी एक सेपरेट ऑटोनॉमी मिलती गई, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ था जी आपका, अ, आपकी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या अमल में आया था। और एक बात मैं आपको और बता दूँ बच्चों, आपने ये भी याद रखना है, मैं पीछे ये बताना भूल गया कि 18th अमेंडमेंट के अंदर एक जो और मेजर चीज़ ये हुई थी कि आपका जो फेडरल को थोड़ा सा क्या किया गया था, कमज़ोर किया गया। फेडरल से पावर को ट्रांसफ़र किया गया प्रोविंस के अंदर, यानी डिसेंट्रलाइजेशन हुई। यानी आप कभी भी जब भी आप 18th अमेंडमेंट के मतलब बात करेंगे तो आपकी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। नंबर एक चीज़ ये कि आप डिसेंट्रलाइजेशन की, नंबर दूसरी डेवोल्यूशन ऑफ पावर की। अब अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर हमने डिसेंट्रलाइजेशन तो कर ली, यानी हमने सूबों को तो एम्पावर कर दिया, बट डेवोल्यूशन ऑफ पावर को लेकर अभी तक ना पीपल पार्टी ने इतना कोई सीरियस स्टेप लिया, ना नून लीग ने लिया, ना पीटीआई ने लिया। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी तो जो आपका बजट है वो एमपीए एमएनए के हाथ से निकलकर आपकी लोकल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जो कि पाकिस्तान के जो करंट स्ट्रक्चर के लिए, करंट स्ट्रक्चर में जिस तरह का हमारे यहाँ इलेक्शन का सिस्टम है उस हिसाब से तो ये चीज़ इतनी फेवरेबल नहीं है ना। तो जिस वजह से अभी तक ये कह लें सबसे बड़ी तनकीद भी इसके ऊपर यही हो रही है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर जो आपकी अवाम तक जो बेनिफिट पहुंचने चाहिए थे इस अमेंडमेंट के तहत तो वो समरात हमें हासिल नहीं हो सके। तो
चलें जी, बैक हम अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट फेल सिक और इन अदर कंट्री। अब इसकी इस तरह समझिए, जब 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक का त्यारा क्रैश करता है तो उसके फौरी बाद उस टाइम के जो चेयरमैन सेनेट होते हैं, ठीक है, गुलाम हसाक साहब, ठीक है ना, ठीक है ना, गुलाम हसाक साहब वो हमारे मुल्क के क्या बन जाते हैं जी, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और आपको पता है फिर उन्होंने फिर क्या किया था। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें जी, जब भी जब भी क्या होता है जी, आपका प्रेसिडेंट आपके ऑफिस में नहीं होता, यानी वो अब्राड क्या होगा, तो एक्टिंग जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है जी, चेयरमैन सेनेट होता है। तो हमारा करंट चेयरमैन सेनेट कौन था जी, सादिक सजरानी साहब हमारे करंट चेयरमैन सेनेट है। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला जी, मिलिट्री कोर्ट्स। मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड ट्वाइस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। सेकंड टाइम मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड अंडर विच अमेंडमेंट। आपको पता है कि आपकी जो 20th अमेंडमेंट की थी उसके अंदर हमने इंटरम सेटअप के बारे में बात की थी, क्योंकि इससे पहले जो जरदारी की गवर्नमेंट से पहले एक गवर्नमेंट ऐसी नहीं गुजरी थी जिसने अपना कोई डेमोक्रेटिकली अपना जो है ना वो टेन्योर पूरा किया। इसलिए इस वजह से फिर आपकी 20th अमेंडमेंट के अंदर एक प्रोसीजर वाजे किया गया कि कैसे आपकी इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप होगा। ठीक है, फिर आपकी 21st अमेंडमेंट जो आई उसके अंदर हमने मिलिट्री कोर्ट का क्याम किया, ताकि जो मुल्क के अंदर इतने टेररिस्ट थे हाई वे लेवल के, उनको ऊपर स्पीडी ट्रायल के तहत उनके कैद की सजा दी जा सके। ठीक है, क्योंकि फिर जब 2000 सही है तो बाद आई दोबारा, फिर 2017 के अंदर दोबारा फिर देखा गया कि हालात जो हैं अभी इतने केसेस बड़े पेंडिंग हैं, तो फिर 2 साल की दोबारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। ठीक है, और जो कि 2019 के अंदर क्या हो गया थी, एंड हो गई थी। अब देखें आपकी जो, अच्छा जी, अब यहाँ मैं एक बात बच्चों और बताता जाऊँ कि जो आपकी जो 22nd अमेंडमेंट है जिसके अंदर हम आपका जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये इसके हवाले में से थी। अब इसके अंदर क्या किया गया था, जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन है इसकी जो मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट थी उसको 68 कर दिया गया, जो उसके मेंबर्स थे उनको क्या कर दिया गया, उसको 65 कर दिया गया। ठीक है, और उसके साथ जो मेंबर्स थी उनकी रिटायरमेंट एज हर 2.5 साल बाद हो जाएगी। ठीक है, जो आपका जो होगा, सही ना, जो सिकंदर राजा साहब हैं हमारे आजकल जो ईसीबी का जो हमारा होगा कमिश्नर होगा, ठीक है, तो उसकी क्या होगा जी, वो 5 साल के लिए होगा। तो एक बात ये भी याद रखनी है, क्योंकि ये शायद सर ने मुझे कहा था कि ये भी आप बता दीजिएगा। बच्चों आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, असम्बलियाँ कभी प्रीमेच्योरली डिज़ोल्व हो रही हैं, कभी अपनी मुद्दत पूरी करके होती हैं। तो यहाँ आपने एक बात बड़ी याद रखनी है, जब असम्बली प्रीमेच्योरली डिज़ोल्व होती है, अभी असम्बली ने 5 साल का टेन्योर है, अगर 4 साल के अंदर असम्बली डिजोल्व होती है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि विद इन 60 डेज के अंदर अंदर उस असम्बली को अपनी सीट्स को फिल करना होता है। ठीक है, यानी जो भी वैकेंट सीट होगी, और अगर असम्बली अपना टेन्योर पूरा करती है, 5 साल का टेन्योर पूरा करती है, तो देन फिर क्या होगा जी, उसको फिर उसका 90 डेज के अंदर अंदर आपने क्या होती है मुल्क में इलेक्शन करवानी होती हैं। बात क्लियर है जी। अच्छा जी, और MCQ 36 भी समझ आ गया जी। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला जी, हो मैनी अमेंडमेंट्स वर नॉट पास्ड। आपको पता है कि जो 9 अमेंडमेंट थी ये ज़ियाउल हक के दौर में आई थी, जो 11 थी ये बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर में आई थी। ठीक है, और जो आपकी 15th अमेंडमेंट थी ये आपकी नवाज शरीफ साहब का जो दूसरा दौरे हुकूमत उसके अंदर आई थी। ये तीनों पास नहीं हो सकी थी, और तीनों के अंदर जो आपकी जो 9 और 15 थी इसके अंदर आपको या तो शरिया ला के मतलब बात थी, जो 11 थी इसके अंदर वुमन कोटा का मतलब पास थी, जो कि पास नहीं हो सकी थी। हाँ, फाटा मर्ज टू केपी के अंडर विच अमेंडमेंट। तो आपको पता है कि ये 25th अमेंडमेंट के अंदर हुई थी। शाह खान अब्बासी साहब की दौर की ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन समझिए आप, उनके दौर के अंदर ये हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर क्या कर दिया गया था, फाटा को केपी के अंदर क्या कर दिया गया था जी, मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो और फिर इसी के बाद आपकी सेनेट की जो सीट्स थी उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इससे अब 104 थी, फिर उसको फिर जाहिर सी बात है एक हर 3 साल बाद हमारे इलेक्शन होते हैं तो 4 सीट्स फिर कम होती होती, फिर एट द एंड क्या हो जाएगी, वो 96 रह जाएगी। लेकिन प्रेजेंटली अभी वो कितनी है जी, आपकी 100 है, जो कि अभी नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली टोटल सीट्स इन सेनेट टिल डेट आर 100, और जब नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएगा तो फिर कितनी रह जाएंगी, वो 96 रह जाएंगी। ओके जी, तो हमारा लास्ट एमसीक्यूज क्या है जी, रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आफ्टर मिलिट्री एक्ट 2020। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा अदारों के अंदर कुछ
नाम ऐसी चल रही होती हैं जो कि उनको कोई ऐसी प्रोटेक्शन तो नहीं होती, उनको ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन तो हासिल नहीं होती है, बट उनको एक अदारा अपनी रवायत के तौर पर बरकरार रखता है। आपके बाजा साहब की जो एक्सटेंशन थी उससे पहले रवायत ये थी कि आर्मी चीफ का जो अहदा था उसके ऊपर 3 साल के लिए कोई बंदा सर्व कर सकता था। ठीक है, अगर उसमें से बाद में किसी को एक्सटेंशन लेनी भी होती तो वो आपके विम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के साथ वो उसको मिल जाती थी। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की बार आई, प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंशन देने का सोच रहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसा ना करो, आप इसको लिए कोई प्रॉपर तरीकाकार करो कानून के अंदर। तो फिर क्या किया कि तब की जो 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 गवर्नमेंट थी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री एक्ट लेके आए, जिसके तहत क्या कर दिया गया जी, सॉरी, मिलिट्री एक्ट लेके आए, जिसके तहत क्या कर दिया गया कि आपकी जो जो आपका चीफ आर्मी स्टाफ है उसकी रिटायरमेंट जो एज थी उसको 64 ईयर कर दिया गया। अब देखो, पहले क्या था, 60 था, मतलब 60 के बाद उसकी रिटायरमेंट एज थी, उसको रिटायर होना ही होना था। अब देखो उसकी मुद्दे मुलाजमत है, वो अब वो क्या करेगा जी, आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इस्तदा करेगा और उसको क्या कर लिया जी, एक्सटेंशन मिल जाएगा, बिकॉज उसका भी मुद्दत रहती है। तो इसलिए कहते हैं बच्चों कि जब आपके ऊपर अच्छे दिन हो तो कभी भी जज्बात से फैसले ना लो, क्योंकि कल को आप पे बुरा टाइम आएगा तो वही आपके गले पड़ जाएंगे। ठीक है, और ये गलती पाकिस्तानी तारीख के अंदर हमारे सियासतदानों ने बार 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 रिपीट की। अल्लाह करे कि अब हमारे मुल्क को समझ आ जाए, अदारे अपनी हदूद क़यूद के अंदर काम करें तो वो अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज हमारे 25 लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें, और मैं बताएं कि नेक्स्ट अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करेंगे। और आज कुछ वक्फे के लिए, क्योंकि सर थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से अब हम 25 लेक्चर के बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक देंगे सेशन को। वक्तन फ़वक्तन अब हम लेक्चर अपलोड करेंगे, लेकिन जो एक हमारा एक मतवातर जो हम लेक्चर अपलोड कर रहे थे उसका सिलसिला आज यहाँ पे अपने आगाज़ को पहुँच रहा है। क्योंकि इख्तिताम तो मैं नहीं कह सकूँगा, क्योंकि इख्तिताम का मतलब होता है चीज़ ख़त्म होती है, आगाज़ को पहुँचना मतलब अपने हम आगाज़ को पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे फिर किसी नॉर्मल हालात के अंदर। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।